मैं खैर मकदम करता हूँ। और फरमान साहब, सबसे पहले एक सीज फायर हो गया, लेकिन अभी भी आईडीएफ मान नहीं रही है, इजराइल मान नहीं रहा है, और अभी भी इजरायली फौज जो है वो गजा के लोगों को मार रही। तो क्या लग रहा है कि क्या बंधकों के छूटने के बाद जंग फिर शुरू हो जाएगी, या ये स्टैंड करेगा सीज फायर? क्या लग रहा है आपको फरमान साहब? अभी अभी जो लास्ट डिबेट में मैं आपके साथ था, थोड़ा जिसमें और आपने तेज फरमान भाई, थोड़ा सा और लाउड कर दे थोड़ा सा। लास्ट टाइम पे जब आपकी डिबेट में मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो मैंने कहा था कि इजराइल के ऊपर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, और वो बात किसी हद तक सही भी है। इसलिए कि जो आज की खबर है वो ये है कि जनीन में इन्होंने 9 फिलिस्तीनियों को आज फिर गोली मारी, आज फिर वहां घुस गए। वहां पे जाने का कोई जवाब नहीं था, लेकिन गए और जा करके वहां पे मार के चले आए। तो ऐसे में अब ये कहना कि साहब ये जो सीज फायर हुआ है, ये सीज फायर गाजा के लिए हुआ है कि इसराइल के लिए हुआ है? इसलिए कि अगर हमास तो हमले बंद कर दे, इसराइल अपने हमले चालू रखे, जारी रखे, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे सीज फायर का क्या मतलब है कि वन साइडेड ये सब कुछ होता रहे? तो ऐसे में ये तो बिल्कुल एकदम तयशुदा है कि इसराइल की नीयत में कभी भी सफाई नहीं रही, और उसने ईमानदाराना कोई भी फैसला, कोई भी आज तक सुलह सफाई नहीं की है। तो इसलिए ये जो हो रहा है, ये सिर्फ एक दिखावा है, ये वक्ती तौर से टाइम गेन किया जा रहा है। वो अपनी जो शिकस्ता जो फौज है, और शिकस्ता जो उनके अपने असलहों का भंडार है या जो भी है, उसको जमा करने के लिए उनको एक टाइम बाई करना था। वो दे आर बाइंग द टाइम टू रिकलेक्ट देयर ओन फोर्सेस। दैट इज द मेन इशू। और ये किसी भी हालत में ये पीस के लिए ये नहीं था। ये फिलिस्तीनियों को कोई राहत नहीं मिलेगी इससे। और जहां तक इसराइल का है, इसराइल अपने असलहों को फिर से जमा करेगा, मुश्तमा करेगा। मुश्तमा करने के बाद दोबारा वो इनके ऊपर फिर उसी तरह से लड़ाई जारी रखेगा, ऐसा इसका। अच्छा, और अब अमेरिका में सरकार भी बन गई है। अब जो ट्रम्प साहब हैं, उनका क्या रवैया होगा, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। अभी तक तो ये लगता है कि वो नहीं चाहते कि ये लड़ाई अब कंटिन्यू करे। बहरहाल आगे अभी 2-4 दिन फरमान में साहब, ही ये आप सही कह रहे हैं। फरमान साहब, ये आप सही कह रहे हैं कि अमेरिका जो चाहता है, और ये बार बार बात कही जा रही थी कि दरअसल ये जो पूरी जंग बढ़ी थी और ये जो इतना कत्लेआम हुआ, इसके पीछे अमेरिका था, और जो बाइडेन को उसकी कीमत अदा करनी पड़ी। उनकी शर्मनाक हार हुई, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो स्विंग स्टेट, जो जहां पे मुस्लिम ज्यादा है, 7 स्टेट जो हैं अमेरिका की, तो वहां पे मुसलमानों ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने वादा किया कि हम जंग को रोक देंगे। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये खास तौर से मैं कह रहा हूं, जो सोशल एक्टिविस्ट है, जो ह्यूमन बीइंग पे बात करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मुस्लिम की बात कर रहा हूं। 2% मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया डोनाल्ड ट्रंप को, और डोनाल्ड ट्रंप ने चाहा तो जंग उनके कुर्सी पे बैठने से पहले रुक गई। उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छा हो कि हमारे ओहदा लेने से पहले जंग रुक जाए। इसका मतलब क्लियर है कि इस जंग के पीछे अमेरिका था, और सब दुनिया देख रही थी। जितनी बार वीटो हुआ फरमान साहब, आपने देखा कि वो वीटो करने वाला कौन था? अमेरिका था। यानी 165 मुल्क कह रहे हैं कि जंग रोकी जाए, और अमेरिका वीटो करता था। लेकिन फरमान साहब, जंग तो सीज फायर हो गया, लेकिन जिस तरह से इजराइल अभी भी अटैक कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, कल जब डोनाल्ड ट्रंप से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि ये मेरे इख्तियार में नहीं है। मतलब कब तक ये सीज फायर रहेगा मैं नहीं जानता, क्योंकि वो मामला मेरा नहीं। अभी इसके 2 मानिए। जब ये कह दिया कि वो जाने और वो जाने, तो वो जाने, एक तो ये मामला होता है कि साहब हम इजराइल को सपोर्ट नहीं करेंगे। दूसरा ये होता है कि साहब फिर से सीज फायर खत्म हो जाएगा और जंग शुरू हो जाएगी, जैसे कैप्टिव शूट। 2 मानी इसके। आपको क्या लग रहा है, सबसे करीब क्या है?
मुझे तो नहीं लग रहा है, जो मैं ऑब्जर्व करता हूं कि इजराइल को किसी भी सूरत जो है वो छोड़ेगा। नहीं हो सकता, इसलिए कि इसराइल को अगर छोड़ देंगे तो उनकी अपनी जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे वो बहुत कमजोर पड़ जाएगा। जो भी प्रेसिडेंट होगा उसकी पार्टी बहुत कमजोर पड़ जाएगी। और दूसरी चीज ये कि वहां पे ऐसा नहीं है, इसराइली लॉबी में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों जगह बराबर से इसराइल लॉबी जो है वो हावी है। तो ऐसी सिचुएशन में इसराइल को साथ छोड़ने का तो ये उनका बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता। अब रही बात ये कि कमी बेशी उनकी रहे कि भाई थोड़ा आप हल्का कीजिए, अपने ताकत कम इस्तेमाल कीजिए, आप असलहे कम इस्तेमाल कीजिए, आपकी मदद हम कब करेंगे, ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए कि वो उनकी डोमेस्टिक एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो वोट्स हैं उनके ऊपर बहुत कुछ डिपेंडेंट है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों। तो इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं है। अब रही बात ये कि इसमें कहाँ तक ये यानी कामयाब होगा ये सीज फायर, ये वक्त बताएगा। 10-5 दिन में, 10-15 दिन में आपको पूरा पिक्चर सामने आ जाएगी। 3 ही दिन के अंदर सामने दिखाई देने लगा। आज जनीन में हुआ है, इसके पहले भी छोटे मोटे छुटपुट ये लोग करते ही रहे। अभी तक हमास की तरफ से कोई हमला नहीं सुनाई दिया, लेकिन इनकी तरफ से बराबर हो रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि नीयतें साफ नहीं है। और रही बात ये कि वक्ती तौर से ये अपने आप को मुजतमा कर रहे हैं हर तरह से, फौजी महाज पे भी और डिप्लोमेटिकली भी। ये अभी चूंकि नई गवर्नमेंट अमेरिका में बनी है, तो डिप्लोमेटिकली अपने आप को वहां पे स्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या शराइत होंगी, क्या क्या सिचुएशंस होंगी, उसके हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। सिर्फ ये एडजस्टमेंट पीरियड है दोनों ममालिक के लिए, अमेरिका के लिए भी और इसराइल के लिए भी। और बाकी तो अरब ममालिक ये फरमान साहब, ये कानून की नजर में, चूंकि आप माहिर कानून हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि ये आंखों में धूल झोंकना नहीं हुआ? तो क्या इस चीज को दुनिया देखेगी नहीं, दुनिया इसको समझेगी नहीं कि ये अमेरिका जो हक और हुकूक और इंसानियत की बात करता है, वो सबसे बड़ा फ्रॉड? क्या ये बात साबित नहीं होगी? देखिए, पूरा यूनाइटेड नेशंस, आवाज, आपकी आवाज नहीं है। यूनाइटेड नेशंस में जो कुछ हो रहा है, तो क्या वो आप देख रहे हैं कि वो क्या हो रहा है वहां पे? 165 मुल्क, अभी आपने कहा 165 ममालिक कह रहे हैं कि लड़ाई रोको, लेकिन एक मुल्क के इशारे के ऊपर लड़ाई जारी रही और हर तरह से जुल्म ज्यादती होती रही। कानून माने, जब कानून माना ही नहीं जाएगा तो कानून के लागू करने न करने का क्या फर्क पड़ता है? कानून तो वो है जो हम कह रहे हैं। अब तो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई हमारा फरमान साहब, कानून मैं रोकूंगा फरमान साहब, मैं रोकूंगा। दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई। एक तो नूर सर ने अपडेट किया है कि आईडीएफ के चीफ कमांडर के इस्तीफे के बाद दो और सीनियर जो फौजी आईडीएफ के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है जो इजराइल से आई है। और इसके साथ साथ अब्दुल माजिद ने खबर दी है कि हौती ने तिल अवीव पर हमला किया। ये न्यूज 18 ने अभी उसको ब्रेक किया है। तो ये भी आप देखिए कि अगर ये नहीं रुकेंगे तो जाहिर है कि हौती पहले ही से बैठा हुआ है, उसने अभी रेड सी खोला नहीं, इसीलिए वो इनकी नियतों को देख रहा है। तो फरमान साहब, और आज और एक बड़ी खबर हुई, अपडेट है, वो ये कि हिजबुल्लाह के एक बड़े लीडर को वहां पे गोली मार दी गई है लेबनान में। ये भी अपने आप में एक बड़ी खबर है। तो इस तरह से फरमान साहब, क्या लग रहा है कि ये क्या ये जो इनका पूरा मंसूबा है, तो ये रुकेंगे नहीं क्या? लेकिन इनको जवाब तो मिल रहा है। आज देखिए तिल अवीव पे भी ऐसा नहीं है, तिल अवीव पे एक अमेरिकन जो है, अमेरिका का वो शायरी था, कहीं और का था, लेकिन अमेरिका में रहता था, वो इजराइल गया और वो तिल अवीव पे उसने 5 लोगों पे हमला किया फरमान साहब। और आईडीएफ आज दुनिया के किसी मुल्क में जाएगी तो जा नहीं पा रही है, सेफ नहीं है। तो इनके सामने भी क्राइसिस है फरमान साहब।
इनके सामने क्राइसिस बहुत बड़ी है, ये कि इनकी ग्राउंड पे लड़ने की इनकी बिल्कुल एकदम सलाहियत नहीं है इनके अंदर। ये एयर वार में तो बहुत तेज है और उनके पास पूरा मौजूद है। वो हर तरह से बम से इससे उससे अपने जहाज़ों को दौड़ा करके जिस तरह जहाँ चाहते हैं बम वो कर देते हैं। लेकिन ये जो ग्राउंड की लड़ाई है उसमें ये बिल्कुल कभी भी कामयाब नहीं होंगे। और ग्राउंड की लड़ाई लड़ना जो है ये आसान काम नहीं है। जिस तरह का रेगिस्तान और जिस तरह के वहाँ के वादियां हैं, उसमें ग्राउंड की लड़ाई लड़ना ही ये इनके बस की नहीं है। और ग्राउंड की लड़ाई लड़ने में हिजबुल्लाह या और जो वो है वो उनकी ट्रेंड पूरे उनके जो लोग हैं फौजी हैं वो पूरे ट्रेंड हैं। तो इसलिए इनके लिए वहां पे लड़ाई अभी जो है आसान नहीं होगी। इस सिचुएशन में ये कहना कि वो हम जहाज से बम फेंक करके हवाई जहाज से उड़ेंगे और बम फेंक देंगे, उससे उनको जो है बहुत जल्दी जीत मिल जाएगी, तो वो तो आपने 1.5 साल में देख लिया कि क्या उनको मिला और क्या नहीं मिला। ये तो साफ जाहिर हो गया। एक और बड़ी खबर अपडेट हुई है, यूनुस चौड़वारा साहब हमारे जो इसमें फरमान साहब खूबी ये है कि हम 15 महीने में हमने देखा कि हमारे कई ऐसे साथी जो जुड़े हुए हैं जो बहुत अपडेटेड होते हैं और वो ताजा खबर, और ये ब्रेकिंग न्यूज है एक तरीके से। यहाँ पे हथियार विशेषज्ञ जो है अल ब्राइन का दावा, ईरान हर महीने 5 परमाणु बम बना सकता है। ईरान के पास परमाणु बम बनाने के लिए 90% यूरेनियम भंडार मौजूद है। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था, लेकिन फिर दरमियान में दूसरी खबर आई, लेकिन अब ये एक ताजा, इस पे हम बाद में बात करेंगे। फरमान साहब आप अपना कंप्लीट कर लीजिए। 2 चीजें, एक तो नूर सर जो है कह रहे हैं, ये आप स्क्रीन पे दे रहा हूं, उन्होंने आप सवाल किया और हमारे साथ जुड़ गए हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब फदील अहमद साहब। मैं उनका खैर मकदम करता हूं। फदील साहब नेशनल और इंटरनेशनल दोनों, और खास तौर से जियो पॉलिटिक्स पर जिस तरह से बेबाकिस बोलते हैं, लोग उनकी तारीफ करते हैं और इनके वीडियो जो चंक होते हैं वो लाखों लाख लोग उसे देखते हैं। और फदील साहब कहते हैं कि भाई आपका चैनल तो गांव तक देखा जाता है। मैं गया था अभी तो, और जब जाता हूं तो लोग कहते हैं कि भाई तुम क्या गए हो, क्या इतना कैसे बोलते हो भाई, इतना कैसे जानते हो। तो मुमताज भाई आपका चैनल गांव गांव देखा। अच्छा, कई लोगों ने कहा जो हमारे इस पे बैठते हैं, तो कल मैं उधर गया था, एक डेथ हो गई थी हमारे साथी की, तो वहां कई लोग कहने लगे। तो इस तरह से बहरहाल इलाहाबाद में तो लोग देखते ही हैं, मुझे पूरा यकीन है। तो एक तो नूर सर ने कहा, वकील साहब क्या इजराइल का जुल्म कभी रुकेगा, ये उन्होंने कहा। और एक एडवोकेट रेशमा हनीफ साहिबा लखनऊ से हमसे रोज जुड़ती हैं, उन्होंने भी कहा है कि भाई मुमताज भाई इस जंग में फिलिस्तीन ने जो अजीम कुर्बानी दी है, फिर भी सीज फायर के बाद उनके चेहरे की खुशी और सुकून देखकर बता नहीं सकते। बिल्कुल ये सही है। और देखिए यही कुर्बानी जो लोग देते हैं उनको नतीजा दिखता है, और वहां पे नतीजा दिख रहा है, क्योंकि जो इजराइल ने दावा किया था उसमें से एक भी दावे तक वो नहीं पहुंच सका। बहरहाल मैं आपसे फरमान साहब इसी बात पे थोड़ा सा और जो आप कह रहे थे, और उसके बाद ये इस पे कि क्या क्या होगा क्या, और फिर मैं फजील साहब पाता। देखिए ऐसा है कि जो शुरू से बात हो रही है और कई मर्तबा डिबेट्स में ये बात आई है कि नियतों के ऊपर बिल्कुल इसराइल की या उसके जो और इत्तेहादी हैं उनके ऊपर भरोसा कभी नहीं किया गया और न किया जा रहा है। इवन जो उनके साथ हैं वो उनसे कन्नी काट रहे हैं। इस वक्त यूरोप के ममालिक जो हैं वो उनसे कन्नी काट रहे हैं और उनकी बातों के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे। लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि वो सब एक तरह से पॉलिटिकल अलाइनमेंट उनका है, तो उस अलाइनमेंट को बरकरार रखने के लिए वो खामोश हैं या चुप हैं या कुछ और नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जो कुछ यहाँ पे हो रहा है
फिलिस्तीनियों के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, उस जुल्म और ज्यादती को ये अपना एक जिसको कहना चाहिए ट्रेडमार्क बनाना चाहते हैं, कि ताकि बता सके अरब ममालिक को कि देखिए हम कितने जालिम हैं। इसका अंदाजा आपको इसी से हो सकता है कि हम कितने जुल्म फिलिस्तीनियों के ऊपर कर चुके हैं और कर रहे हैं। अगर अब भी तुम नहीं डरोगे तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। तो इसलिए ये जो पूरा ड्रामा किया जा रहा है, वो डर डर क्रिएट करने के लिए एक ड्रामा वहां क्रिएट किया जा रहा है, और उस ड्रामे में बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। ऐसा कोई आदमी इसमें नहीं है। जो लोग मर रहे हैं फिलिस्तीन में, उनमें कोई भी ऐसा वो लड़ाके नहीं है। वो 8 साल का बच्चा, वो 10 साल का बच्चा, वो लड़कियां, वो औरतें, वो बूढ़े मर्द औरतें, ये सब लड़ाके नहीं हैं, लेकिन ये सबको मार रहे हैं। ये सिर्फ एक जताने के लिए कि देखिए हम जुल्म कर रहे हैं, अगर तुम लोग अब भी समझ जाओ तो ठीक, वरना कल को तुम्हारा भी नंबर आएगा। इसमें कोई इसमें बचने वाले नहीं है। अगर इसराइल फना नहीं होता, इसराइल अपनी जगह बरकरार रहता है, तो कोई इनके जुल्म और ज्यादती से पूरे मिडिल ईस्ट में कोई नहीं बच पाएगा। ये मेरा अपना एक मानना है। अल्लाह करे कि ये मेरी बात जो है वो गलत साबित हो। मैं इसकी दुआ करूंगा कि ये गलत साबित हो। लेकिन अभी जो एनालिसिस हम कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, उससे हमको नहीं लगता, इनकी नियतों के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता कि ये सब लोग इस लायक हैं कि इनके ऊपर भरोसा किया जा सके।